1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। यह बजट इसलिए खास है क्योंकि अब किसी भी तरह के चुनावों का कोई व्यवधान नहीं है और ये पूर्ण बजट होगा। इस बजट में देश के लिए अगले 4 साल का विजन पेश होगा मोदी सरकार का। क्योंकि ये बजट इसलिए भी खास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 4 साल में भारत को तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। मैं यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर आए थे तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता राजस्थान होकर निकलता है। तो आज हम इस कार्यक्रम में राजस्थान के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ हैं और ये प्लेटफॉर्म है विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, यानी विक्की के तमाम प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर लाटा हैं, गौरव लाटा, और इनके साथ हैं सचिंद्र मिश्रा, सुनील, और इनके बाद हैं महेश कुमार शर्मा, और फिर हैं नवीन शर्मा, और इसके बाद सुनील शर्मा हैं, फिर राजेश सारस्वत हैं, ताराचंद शर्मा, और फिर यंग एंटरप्रेन्योर हैं हमारे साथ में अभिषेक। ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इनसे हम बात करेंगे कि ये बजट से इनकी उम्मीदें क्या हैं, कैसा ये बजट होना चाहिए इनके नज़रिए से। सबसे पहले गौरव लाटा, ये डॉक्टर हैं लेकिन एजुकेशन और जो हेल्थ दोनों बड़े सेक्टर हैं देश के लिए, आम नागरिकों के लिए। इनमें क्या आप उम्मीद करते हैं, किस तरह का ये बजट होना चाहिए और बजट में ऐसे क्या प्रावधान हो ताकि हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बेहतर हो? सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की, तो हमें स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो करने चाहिए। हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक भी हमें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जैसा मैं कहूँ कि स्टार्टअप्स में एक क्यूरेशन स्कोर होता है। क्यूरेशन स्कोर एक ऐसी स्कोरिंग है जिसमें आप स्टार्टअप्स को डायरेक्ट वर्क ऑर्डर्स दे सकते हैं आरटीपीपी एक्ट के तहत। उसमें जैसे सब सेक्शन 2 है सेक्शन 6 का, उसके अंदर प्रावधान है कि आप डायरेक्ट स्टार्टअप्स को एक वर्क ऑर्डर दे सकते हैं, जिसमें है कि एक वर्क ऑर्डर मैक्सिमम 25 लाख का होना चाहिए। और जैसे ब्रॉन्ज कैटेगरी का मैं आपको बताऊं स्टार्टअप है जिसके अंदर हमें 3 ऑर्डर मिल सकते हैं 25-25 लाख के, तो 75 लाख टोटल मिल सकता है। ऐसे सिल्वर है उसके अंदर 1,25,00,000 तक का हमें मिल सकता है। गोल्ड है उसके अंदर हमें 1.5 करोड़ तक का मिल सकता है। और ऐसे प्लैटिनम क्यूरेशन स्कोर है उसमें उससे अधिक वैल्यू का हमें वर्क ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन अब इसका जैसा कि हम लोग जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो हम लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है अभी भी। कारण ये है कि आधे से लोगों को जो अकाउंट ऑफिस में बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि वर्क ऑर्डर्स कैसे देना है। तो मेरी ये सरकार से गुजारिश रहेगी कि ठीक है, आपने एक्ट में प्रावधान कर दिए हैं, आपने सारी अवेयरनेस कर दी है, स्टार्टअप्स को प्रमोशन के लिए आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन लोगों का थोड़ा गाइडेंस होना चाहिए, इन लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए कि वो डायरेक्ट वर्क ऑर्डर दे सके, जिससे हमें पूर्णतः लाभ मिल सके। तो अब हम बात करेंगे सचिंद्र मिश्रा, जो विक्की के वित्त मंत्री कह सकते हैं इनको क्योंकि ये कोषाध्यक्ष हैं। तो आपको देश के वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं इस बार, सचिन जी? मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर से और बिजनेसमैन से मेरा जुड़ाव है, और जो उनकी तकलीफ़ें देख रहा हूँ मैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कि पेट्रोल डीजल की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कास्केडिंग इफेक्ट आ जाता है, और वही पेट्रोल डीजल का जो कास्केडिंग इफेक्ट आता है उसकी वजह से बाकी जनरल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। शुरुआत में जब 2017 में जब हमारा ये जीएसटी के अंदर कन्वर्जन हुआ था तब ये प्रपोज किया गया था कि हम अगले 2-3 साल के अंदर पेट्रोल डीजल को भी इसके एम्बिट में लेकर आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं किया गया है। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि इसको अपने कास्केडिंग इफेक्ट को, डबल टैक्सेशन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, बिज़नेस की ईज़ ऑफ डूइंग के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए हमको
इसको पेट्रोल डीजल को वैट से निकाल के इसमें जीएसटी में डालना चाहिए। ये पूरे देश में ये मांग कई बार उठ चुकी है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए। महेश शर्मा जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के कोषाध्यक्ष हैं विक्की के, इनसे बात करेंगे। महेश जी, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं और अब परसेप्शन भारत के प्रति बदला है, और लेकिन अब हम जो ये लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी, तो इसमें क्या करना चाहिए कि उद्योगपतियों का पूरा साथ सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लक्ष्य को, इस मिशन को मिले? देखिए, जो भी अभी तक चल रहा है उसकी गति संतोषजनक तो है, पर उसको बहुत उत्साहित करने वाला नहीं कह सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है देश में, नो डाउट, पर जैसे मैं अभी चाइना था, वहाँ के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी अगर ये लोग स्टडी करके और इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, तो मुझे जो लगता है वो ये है कि हम छोटे छोटे स्तर पे काम तो करते हैं, पर एक मेगा साइज़, जैसे सेज का साइज़ ले लें, यहाँ कई सारे शहरों में, हर स्टेट में लगभग सेज है, पर सेज का जो साइज है, चाइना में देखेंगे तो हम 4 ही सेज हैं, लेकिन एक एक सेज का मतलब है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है। हम एक पैटर्न को बना के रख तो देते हैं, लेकिन उसकी साइज इतना बड़ी नहीं होती कि उसका फ़ायदा सबको मिल पाए, उस हिसाब से, उस लिहाज से कि इकोनॉमी का जो बूस्ट है वो एकदम से हम लेके आ पाएँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके सपने भी बहुत अच्छे हैं, उस पर काम भी चल रहा है, पर मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि इस पे तेज़ी से काम और हो सकता है, इसकी साइज़ और बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, मैं जैसे कुछ फील्ड में हूँ तो रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट में कई अनियमितताएं दिखती हैं, मैं उसकी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। तो वित्त मंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि हम रियल एस्टेट में जब बिल्डिंग बनाते हैं तो मेजर कंटेंट होता है इसमें कि आयरन लगता है, सीमेंट लगता है, तो इन पे 28% जीएसटी है, और जिसका अभी मेरी बात हो रही थी सीए साहब से, हाँ 28% है। तो ये बड़ी अनियमित सी चीज़ें हैं कि रोटी कपड़ा और मकान अगर प्राथमिक चीज़ है, हाँ, जो कहा भी गया, और मोदी जी का सपना है अफोर्डेबल हाउसिंग इसमें आना चाहिए, तो वो इस तरह से बिलिंग होता नहीं है कि अफोर्डिंग के लिए है तो इसका जीएसटी कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा इस पे वर्किंग की बहुत ज़रूरत मुझे। ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक मिशन शुरू किया था जिसके तहत हर भारतीय के सर पर छत होनी चाहिए, इसका उन्होंने प्रयास किया था, और करोड़ों घर बनाए भी हैं, लेकिन अभी उस लक्ष्य से हम शायद इसीलिए दूर हैं। नवीन शर्मा जी हैं हमारे साथ, विक्की के जयपुर चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, और एक अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है इंडस्ट्री के लोगों के लिए। लेकिन आप जिस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर घर की ज़रूरत है, तो इस सेक्टर के लिए क्या ज़रूरत है और क्या उम्मीद है इस बजट से? धन्यवाद शर्मा जी। जो मोदी सरकार का एक सपना है कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम मतलब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे रहे, उसके लिए सबसे अहम जो है, आज मैं जैसे टाइल इंडस्ट्री का हम लोग ट्रेडर हैं, बात फिटिंग्स में है, पाइपिंग में है, तो छोटे छोटे सैरामिक हब बनने चाहिए, जो कि पिछले जब यहाँ पे वसुंधरा सरकार थी उस समय एक ऐसा भीलवाड़ा के आसपास एक ऐसा डेवलप सैरामिक सिटी को कर रहे थे, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आज की डेट में जब डबल इंजन सरकार है तो ऐसे में हमारा हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब रॉ मटेरियल हमारे नियर बाई मतलब 100% रॉ मटेरियल जो टाइल इंडस्ट्री के लिए है वो राजस्थान से ही पूरा गुजरात जाता है, मोरबी जाता है, एंड मोरबी से वो फिनिश गुड्स होके अगेन राजस्थान आता है। और जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष जी सत्येंद्र मिश्रा जी बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टाइल्स डिवीज़न या इस टाइप के गुड्स के अंदर जो कि बड़े हैवी आइटम्स हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखती है। ऐसे में हमें एक काफ़ी टाइम से एक सपना हम लोग देख रहे हैं, हमारे ट्रेडर्स देख रहे हैं कि हमें
सेरामिक जोन की आवश्यकता है राजस्थान के अंदर स्पेशली। तो उससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम होगा, हमारी इंडस्ट्री जब यहाँ आएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, एंड क्वालिटी और जो मोदी सरकार का सपना है उसमें साकार होने में हमें लगता है कि उसके अंदर बहुत हमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि सरकार का भी एक लक्ष्य है, जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और क्लस्टर वेस्ट इंडस्ट्री को डेवलप करने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि जहां पर रॉ मटेरियल उपलब्ध है वहीं पर उसकी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होती है और उस प्रोडक्ट की जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी उपभोक्ता के लिए कम होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। सुनील जी हैं हमारे साथ। सुनील जी, आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस बजट के? इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और अपने जो मोदी जी का जो सपना है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए। तो जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का सपना हमें 7 साल से दिखाया जा रहा है, पर वो अभी तक राजस्थान से जो कि 40% पास होना है, पर वो पूरा नहीं हो पाया है। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए, इस टाइम पे डबल इंजन की गवर्नमेंट है, तो उसको चाहिए कि इसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट करे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और मटेरियल के मूवमेंट की कॉस्ट कम होए और वो ईजी हो, जिससे कि एक्सपोर्ट पे भी कुछ बेनिफिट्स आ सकते हैं। ये डीएमआईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसको लेकर कई बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो राजनीतिक व्यवधान है उसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाता। बाकी इसके बारे में सुना बहुत कुछ है कि ये 40% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। यदि इस पर गंभीरता से काम किया जाए तो ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सारस्वत जी, आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इस बजट से क्या उम्मीद करते हैं? नमस्कार जी, मैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, हम लोग देखते हैं, जिसमें वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हम लोग रन करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है वो एक जीएसटी को लेकर के है। गवर्नमेंट ने एग्री के अंदर बहुत से बेनिफिट्स लोगों को दिए हैं और मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर लोगों का इतना, एग्री सेक्टर की यदि मैं बात करूं तो इतने बेनिफिट्स दिए हैं, जिससे एग्री सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो फार्मर्स की जो डबल इनकम करने के विषय पे जो काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिला है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यदि मैं बात करूं तो करीब करीब 8% से 10% के आसपास का अनाज जो है वो प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने की वजह से सड़ जाता है। कहाँ किसान इतनी मेहनत करके उसको उपज को लेकर के आता है और वही प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने से वो ख़राब हो जाता है। यदि ये जीएसटी को, यदि एक साइड से जीएसटी एप्लीकेबल होगा और एक साइड जीएसटी नहीं लगेगा तो उससे दिक्कत होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी, आरएसईएम में जो जीएसटी है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो प्रॉपरली एग्जम्प्ट होना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर विषय सारस्वत जी ने उठाया है और ये हमेशा मीडिया में भी चर्चाओं में रहता है कि किसान मेहनत से जिस अनाज को उत्पादन करता है, सरकार भी एमएसपी पर खरीदती है, सरकार का जो राजस्व है उसमें खर्च होता है, लेकिन गोडाउनों में वो ख़राब हो जाता है और किसी के काम नहीं आता। तो इस पर चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। ताराचंद जी, आप तो कई जो टेक्निकल विषय हैं इनके जानकार हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप कुछ ऐसी बात ज़रूर आप बताएंगे जो देश और प्रदेश दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। मैं आपका सबसे सर्वप्रथम इस चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने विक्की को इस बजट के लिए चयन किया और हम लोगों को ये मौका दिया। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार का जो ध्यान है वो इस बात पे आकर्षित करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार का एक नारा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको इजी बिजनेस होना चाहिए। मैं बिजनेस की बात करूँ, इंडिया में जनरली 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो बिजनेस करने के, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज़। अगर अपन कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उनका डाटा है ऑनलाइन। सरकार को, वो कोई भी विभाग हो, चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, चाहे कंपनीज विभाग हो, चाहे जीएसटी हो, सबको अवेलेबल रहता है।
जबकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का डाटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास आज जितने भी बिजनेसमैन आते हैं और उन्होंने अगर कंपनी बना ली तो उनके यहाँ कंपनीज एक्ट जो है अपना इतना हार्श है, उसमें इतनी कंप्लाइंसेस हैं कि हर बिजनेसमैन एक बार अगर कंपनी बना लेता है तो वो कहता है भाई साहब आपने क्या बना दिया। तो मेरा ये सुझाव है इस चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट को थोड़ा लिबरलाइज करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण अगर आपको दूँ तो कुछ रिटर्न्स ऐसी हैं जो 1 लाख की कंपनी के लिए भी वही रिटर्न है और 100 करोड़ की कंपनी के लिए भी वही है। जैसे एक फॉर्म जाता है साहब DPT3, उसमें जो भी कंपनी ने लोन लिए उसकी डिटेल आपको देनी होती है 30 जून तक, और सरकार ने कह रहा है कि कंपनीज की ऑडिट हो सकती है 30 सितंबर तक नेक्स्ट ईयर की। तो जब 30 सितंबर तक ऑडिट हो सकती है तो वो जो कोई भी जो बिजनेसमैन है 30 जून का डाटा सरकार को कैसे देगा। तो मेरा ये सुझाव है सरकार को इस चैनल के माध्यम से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपका कंपनीज हो या प्रोप्राइटरशिप हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशन को एक समान उससे देखा जाना चाहिए, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंट है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा है सरकार का वो साकार होए। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने सुझाव दिया। कंपनी एक्ट में ये जो विसंगतियां हैं, व्यवधान है, इनको दूर किया जाना चाहिए ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको धरातल पे लाया जा सके। हमारे साथ अभिषेक है, IT को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। अभिषेक जी, और क्या होना चाहिए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से? सर, मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ। मेरी जो इंडस्ट्री है वो एडवर्टाइजिंग है, और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं उनका जो एक्सपेंस हो रहा है वो एडवर्टाइजिंग है। बिजनेसेस 25, 30, 40% तक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर खर्च करते हैं। बट जो छोटे एंटरप्रेन्योर, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा मार्केटिंग पर खर्च किया जाता है। तो जो छोटे बिजनेसेस, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो और दूसरी इंडस्ट्रीज से आ रहे होते हैं, तो उनको मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनका इतना नॉलेज नहीं होता। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट के साथ यही रहेगी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म के साथ आए जहाँ पर डेडिकेटेड कोर्सेज हों फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उन कोर्सेज़ को देखें, उनसे सीखें और अपने बिजनेस के अंदर ला सकें, ताकि वो उनकी जो एक कॉस्ट होती है वो एंटरप्रेन्योर्स अपने लेवल पर ख़त्म कर सकें। दूसरा, सब्सिडीज़ भी जो जो बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको कोई मार्केटिंग के लिए ग्रांट्स या सब्सिडीज़ कुछ ऐसी मिल जाए जिनसे वो इनिशियली अपना बिजनेस को थोड़ा 3 महीने या 6 महीने तक वो उसमें अपना एक मार्केटिंग बजट उसमें डाल सकें, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। एक अच्छा बेहतरीन सुझाव है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। हम एक और राउंड रखते हैं और इसमें थोड़ा समय हमारे पास 5 से 7 मिनट है, तो जल्दी से हम बात करेंगे। आपने स्टार्टअप की बात की थी गौरव जी पिछली बार। अब एजुकेशन और हेल्थ के बारे में भी हम उम्मीद करते हैं आप कुछ बात करेंगे कि बजट से उम्मीद करेंगे। सर देखिए, व्हाट इज़ हेल्थ? Health is a complete state of socially, physically and economically well-being of a particular individual. तो इसके अंदर सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, काफ़ी सुसाइडेड केस बढ़ गए हैं, सब लोग तनाव में हैं। तो इसके लिए मैं सरकार को चाहूँगा कि कुछ हर एज के लिए कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स या वेलनेस सेंटर खोलने चाहिए, जिससे अपन इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के काबू ला सकें। मेंटल हेल्थ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे विचार आपके जहन में आएंगे। आप बताएंगे सर कुछ और? मेरा सरकार को इनकम टैक्स को लेकर कुछ इनपुट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है CSR एक्सपेंसेस, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज के ऊपर उन्होंने एक सर्टेन परसेंटेज सोशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड करने के लिए बोला है, लेकिन उसके ऊपर जो है टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो उससे क्या होता है, 25% का एक्स्ट्रा लोड आता है। तो अगर वो 25% का अगर वो डिडक्शन बेनिफिट दें इनकम टैक्स में, तो उससे क्या होगा, लोग बाग ज़्यादा मोटिवेट होंगे
ऐसे सोशल प्रोजेक्ट्स करने के लिए। दूसरा मेरा है पॉइंट वो ये है कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 43BH, जिसमें MSMEs को जो है वो 45 डेज़ में मैंडेट है कि वो 45 डेज़ के अंदर उनको पेमेंट करना है। अगर वो 45 डेज़ में पेमेंट नहीं करेंगे तो उनके उतना एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि होता क्या है कि जब भी कभी हम उनके ऑडिट करते हैं तो हमको ये चैलेंज आता है कि सामने से हमको ये पता ही नहीं चलता कि जो व्यक्ति उसने MSME का सर्टिफिकेट ले रखा है वो कई बार ट्रेडर भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो MSME का जो मैकेनिज़्म है ऑनलाइन, उसमें ये सिस्टम होना चाहिए कि ये डिस्टिंग्विशन हो सके कि वो ट्रेडर है या वो एक मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है। अगर वो ट्रेडर है या इन तीनों से आप कोई कॉमन CA सर्टिफिकेट मांग सकते हैं या किसी और दूसरे तरीके का एविडेंस मांग सकते हैं कि वेदर यू आर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर हैं तभी आपको 43BH आपको उसका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 43BH के ऊपर लगातार विवाद बने हुए हैं। ये मैंने एक स्टेटमेंट वित्त मंत्री का इस पर सुना, उन्होंने भी कहा था कि इसको हमने जो MSME है उन्हीं की डिमांड पर इसको बनाया है, लेकिन अब इसका विरोध हो रहा है तो कोई रास्ता शायद वो निकाल सकते हैं बीच में। महेश जी क्या कहेंगे इस बजट के लिए, क्या उम्मीद है? इस बजट के लिए थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि मोदी जी के सपने जो हैं वो साइज़ में अच्छे हैं, लेकिन उनके कुछ और भी सपने हैं जो हम सुनते हैं शुरू से, जब से वो आए हैं 2014 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक टूरिज्म को लेके उनका बहुत अच्छा। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप थोड़ा सा, टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और राजस्थान में इसको लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जो केंद्रीय टूरिज्म मंत्री हैं वो राजस्थान से हैं, गजेंद्र जी, तो हमें इस सेक्टर के ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेहतर हो। हाँ, तो इस सेक्टर को लेके भी उन्होंने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, पॉलिसीज़ भी बनाई हैं, लेकिन मैं अभी ये मान रहा हूँ कि हमारा पूरा का पूरा देश, राजस्थान तो है ही हमारा टूरिज्म के हिसाब से एक यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ओल्ड लेगेसी है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए राजस्थान, स्पेशली जयपुर कहें तो जयपुर भी बहुत एक हेरिटेज सिटी है। इस तरह के जो सिटीज़ हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जयपुर ओनली, पर इनको चिन्हित करने चाहिए कि उन शहरों को कुछ टाइमिंग्स के, जैसे मैं इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड हूँ, तो बहुत से टूरिस्ट सिर्फ नक्शे पे देखते हैं जयपुर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि यहाँ पे 10 बजे पुलिस वाला और ये वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो देखा जाए तो इनको एक यूनिवर्सल पॉलिसी इस तरह से बनानी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड से जब इंसान आए तो उस शहर में वो जब थक के होटल में जाके नहा के निकलना चाहे तो उसकी नाइट लाइफ भी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो इतना अच्छा शहर है लेकिन ये बंद हो जाता है 9 बजे बाद, आप देखेंगे 10 बजे बाद देखेंगे। तो इसके लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक पॉलिसी इसके लिए लेके आएँ। तो टूरिज़्म इस देश का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, नो डाउट। रोजगार और राजस्व दोनों इस सेक्टर से मिल सकते हैं। हमारे पास टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, करीब 20% 2024 में राजस्थान में टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है, लेकिन विदेशी टूरिस्ट अभी भी कम है। नवीन जी क्या कहेंगे? मैं जो हमारी एक गवर्नमेंट का नारा है कि सेव द वाटर, और स्पेशली राजस्थान में जहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है, ऐसे में मैं चाहूँगा कि जो भी पानी को बर्बादी करने के जो भी यंत्र हैं या जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ बाथरूम फिटिंग्स का, तो हम अफोर्डेबल हाउस में जो बाथरूम फिटिंग्स यानी शावर्स वगैरह, टेप्स वगैरह, ये जहाँ पे सप्लाई करते हैं उसमें भी हमारा 18% का GST है। एंड हम लोग जहाँ पे जकूजी और बड़े शावर्स हैं जिनका कि एक मिनट में 40-40 लीटर का आउटफ्लो है, और शावर्स के अलावा काफ़ी बाथ टब्स वगैरह है, उस पे भी 18% GST है, जो कि सुपर लग्जरी प्रोडक्ट है। तो सेव द वाटर अगर कैंपेन हमको सक्सेसफुली चलाना है तो हमको जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें टैक्सेशन का बेनिफिट होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंच सके। और ये तो जरूर चलाना चाहिए। राजस्थान जैसे प्रदेश में, यहाँ इस मरुभूमि में पानी सबसे
महत्वपूर्ण है, कम है, तो उसके उपयोग में यदि उसमें प्राइस रेंज है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होना चाहिए टैक्सेशन में। सुनील जी क्या कहेंगे संक्षेप में आप? मैं महेश जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि राजस्थान में टूरिज्म का बहुत स्कोप है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। टूरिस्ट प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करने की, रोड्स वगैरह या वहाँ पे क्लीनिंग की और जो फैसिलिटीज़, वो गवर्नमेंट को ध्यान देने चाहिए जिससे कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़े। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर? मैं थोड़ा स्टार्टअप पॉलिसी में थोड़ा ऐड करवाना चाहूँगा। गवर्नमेंट से मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस बेनिफिट्स तो खूब दिए स्टार्टअप्स को, पर वो इम्प्लीमेशन नहीं है। अभी मैं बात करूँ कि एक स्टार्टअप के लिए प्रायर टू एक्सपीरियंस, प्रायर टू टर्नओवर, इस तरह के एग्जम्पशंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं किसी भी टेंडरिंग में जाने के लिए। पर गवर्नमेंट के जब टेंडर आते हैं तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स उसको फॉलो नहीं करते। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि स्टार्टअप को जो बेनिफिट्स दिए हैं उसको वो फॉलो करे। जैसे अभी कुछ बात की थी अभी लाटा जी ने कि 25 लाख तक का 50 लाख तक के जो डायरेक्ट उनको टेंडर्स दे सकते हैं, तो कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वो स्टार्टअप को ज़रूर बढ़ावा दे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है स्टार्टअप ही गवर्नमेंट इतना बेनिफिट्स देने वाला है कि आने वाले टाइम के अंदर एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करेगा। मैं मेरी बात सर कंपनीज एक्ट पे ही रखूँगा। मेरा ये सुझाव है कि अभी कंपनीज एक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन पे गवर्नमेंट ने 15% टैक्स कर रखा है, जबकि जो अदर कंपनीज हैं उन पे टैक्सेशन 25% है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो टैक्स रेट है अदर कंपनीज के लिए भी 15% कर दी जानी चाहिए, जिससे कि कंपनीज और प्रमोट हो और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। लाइकवाइज एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि कंपनीज में जब प्रॉफिट आ जाता है, अगर उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उस पर अलग से गवर्नमेंट एक डिविडेंड टैक्स लेती है, जो कि करीब करीब 20 से 22% पड़ता है। तो इफ़ेक्टिव रेट अगर अपन कंपनीज़ पे बात करें तो मोटा मोटा 48 से 49% कंपनीज़ पे टैक्सेशन हो जाता है, जो कि डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो मेरा ये सुझाव है कि सरकार को कंपनीज़ को प्रमोट करने के लिए डिविडेंड टैक्स को एग्जम्प्ट करना चाहिए और बाकी जो कंपनीज़ हैं उन पे टैक्सेशन को भी करना चाहिए। अभिषेक सर मैं एडवर्टाइजिंग पे ही बोलूँगा। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं या फिर जो MSME में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो टैक्स रेट है 18%, उसमें कुछ रिबेट मिलना चाहिए। और ऐसे सेंटर्स भी खुलने चाहिए जहाँ पर आजकल चल रहा है बहुत पॉडकास्ट और मतलब अपना कुछ छोटा मोटा ऐड शूट, उसके लिए Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हो, कैमरा और थोड़ा छोटा मोटा स्टूडियो, ताकि जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, वो इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो ये विक्की का शानदार प्लेटफॉर्म था जहां पर बहुत ही बेहतरीन सुझाव आए हैं अलग अलग सेक्टर के लोगों से। और जो वही बजट सबसे बेहतरीन होता है जहां पर सुझावों को स्थान मिले, जगह मिले। और उम्मीद भी की जा सकती है कि इस बार बजट में उद्योगपतियों और व्यापारियों के जो सुझाव हैं उनको सही स्थान मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।